दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ये ज्योग्राफी की क्लास नंबर 24 है और इंडिया का मानसून आज खत्म हो जाएगा साहब। मानसून वैसे भी खत्म होने की ओर है, आज यहाँ क्लास में भी मानसून की द एंड हो जाएगा। बहुत दिन हो गए, 3-4 क्लासें हो गई साहब। तो आज अपन पढ़ेंगे कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इंडिया का मानसून अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मानसून कई सारी, देखो मैंने आपको बता भी दिया कि किन किन चीज़ों की वजह से इंडिया के मानसून पर फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो अपन देखो बताया था अपन ने कि ला नीना और एल नीना, ये मैंने समझाया था। एक तो ला नीना थी, एक एल नीनो थी। इनकी वजह से इंडिया के मानसून पर फ़र्क पड़ता है, ये बात मैंने बताई थी। तो इनको ला नीना और एल नीनो को दोनों को साथ में एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं इंसू, ENSO, यानी एल नीनो सदर्न इंसोलेशन। ठीक है, एल नीनो इसकी फुल फॉर्म है एल नीनो सदर्न। सदर्न मतलब दक्षिणी, साउदर्न होता है ना, सदर्न, SOUTHERN। ठीक है, ये इसकी, और ओ से होता है ऑसिलेशन, OSCILLATION, ये होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। हिंदी में इसको कहते हैं एल नीनो दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन। ये जो एल नीनो और ला नीना मैंने आपको समझाई थी कि इस वजह से, एल नीनो की वजह से इंडिया में बारिश नहीं हो पाती और ला नीना की वजह से बारिश बहुत सारी हो जाती है। तो उसी को कहते हैं एल नीनो सदर्न इंसुलेशन। दोनों को कंबाइंड रूप से, दोनों को मिलाकर कहा जाता है इंसू। जैसे एल नीनो और जो ला नीना की वजह से जो इंडिया पर फर्क पड़ता है मानसून का, उसको पूरा नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है इंसू। ठीक है, तो ये ऐसे फैक्टर है। इंसू क्या हो गया, एक ऐसा फैक्टर है जिससे इंडिया के मानसून पर फर्क पड़ रहा है। ये आपने समझा भी था। देखो एक तो ये हो गया, और किस किस की वजह से फ़र्क पड़ता है तो मैंने आपको बताया था, वो पश्चिमी जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये भी मैंने बताया था कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वो ऊपर की तरफ चलने लगता है। अभी मैं देखो सबूत दूंगा आपको। पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वो उत्तर की तरफ खिसक जाता है, तो उत्तर की तरफ विस्थापित होता है, उत्तर की तरफ विस्थापित होता है। इस वजह से पूर्वी जेट स्ट्रीम भी इंडिया में आ जाता है और फिर इस वजह से बारिश होने लगती है। ये बात समझाई थी, भूल गए? अगर भूल गए तो चांटे मार लो अपने को 2-4, क्योंकि रिवीजन नहीं कर रहे हो, है कि नहीं। हालांकि मैं भी आपको याद दिला दे रहा हूँ, पीछे दिखा के देखो मैंने लिखवाया था। तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर की तरफ विस्थापित होता है, जिससे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम उत्पन्न हो जाती है। समझाया था मैंने ये वाली बात पूरी आपको कि नहीं, भूल गए सब कुछ? उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम उत्पन्न हो जाती है, जेट स्ट्रीम का विकास होता है, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से, पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से भी तो इंडिया में बारिश होती है कि नहीं होती। देखो ये मैंने लिखाया भैया, कैसी बुद्धि चल रही है आजकल, कुटाई करनी पड़ेगी तो ढंग से। सब भूल गए तुम, दिमागी बना रही तुम्हारी का जेट स्ट्रीम पेट स्ट्रीम। देखो जो क्या लिखा है, जो समझाया है, ये देखो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। फिर ये पूरी कहानी समझाई थी आपको मैंने, देखो ये पूरा चित्र बना बना के समझाया था। देखो जे गया पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जे गया पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये है ना। ये मैंने आपको पूरी कहानी भी समझाई थी यहाँ पर। ये देखो और भी अच्छे से समझाया था चित्र बना के। देखो ये गया पश्चिमी जेट स्ट्रीम, यहाँ पर आ गया, इसकी वजह से ये देखो ये ऊपर ऐसे मतलब नॉर्थ में जा रहा है, उत्तरायण हो रहा है, उत्तर में जा रहा है। इस वजह से पूर्वी जेट स्ट्रीम भी आ जाता है और इंडिया में बारिश होने लगती है। ये भी समझाया था, है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे ही समझ जा करो भाई साहब। ओके, इस वजह से पानी बरसता है कि नहीं बरसता। एक ITCZ के कारण बरसता है, ये भी सब भूल गए। खोपड़ी में कि दूँ तुम्हारी एक करपटे पे कि नहीं, सब भूल गए होगे। ये देखो ITCZ के कारण पानी बरसता है कि नहीं बरसता, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ITCZ के कारण भी पानी बरसता है। यही तो पूछा अभी, यही तो अपन देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया के मानसून पर प्रभाव पड़ता है। तो एक तो एल नीनो वगैरह के कारण पड़ता है, एक ये जेट स्ट्रीम वगैरह के कारण पड़ता है, एक पड़ता है ITCZ के कारण।
यानी अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ की फुल फॉर्म हो गई है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र। इसकी वजह से एक तो फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है साहब। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको मैं साथ में बता रहा हूँ जिसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। जैसे ये डाइपोल्स वगैरह वाले ने बताए थे, मैंने हिंद महासागर के डाइपोल बताए थे कि भूल गए जे भी 2 दिन में। देखो ये बताया था, ये गए देखो, सकारात्मक हिंद महासागर डाइपोल, नकारात्मक हिंद महासागर डाइपोल, ये समझाया था। ये देखो, ये जो इंडिया का नक्शा है, तो इंडिया में जो साउथ में जो पानी बह रहा है, ये इंडिया का दक्षिण का भाग हो गया, साउथ का भाग हो गया। तो यहाँ पर जो पानी बह रहा है, ये क्या हुआ, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, इसी वजह से तो ये टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं, प्रेशर में, टेम्परेचर में, इसी को तो हिंद महासागर डाइपोल कहते हैं। तो ये क्या होगा, एक और कारण हो गया जिस वजह से इंडिया का मानसून प्रभावित होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, हैं हिंद महासागर डाइपोल की वजह से भारत का मानसून प्रभावित होता है कि नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव सब समझाया था, ओके। और देखो क्या होता है, 1-2 फैक्टर्स और है, वो मैं अब आपको बता दे रहा हूँ। आपने एक नाम सुना होगा तिब्बत के पठार का तिब्बत के पठार का नाम सुना होगा। तिब्बत के पठार के कारण भी भारत का मानसून प्रभावित होता है। कैसे होता है, जब जैसे तिब्बत के पठार में बहुत गर्मी पड़ने लगे, मान के चलो बहुत गर्मी पड़ रही है साहब तिब्बत के पठार में, हाय तौबा, हाई गर्मी चल रही है। तो गर्मी पड़ रही, इतनी तेज़ गर्मी पड़ी कि यहाँ पर जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है दोस्तों, तो क्या होता है, प्रेशर लो हो जाता है इंसान का, BP लो हो जाता है। आप देखना ना कि बहुत गर्मी हो, बहुत उमस हो, तो लोग कहते हैं भैया BP लो हो रहा है, बहुत गर्मी है। तो जब BP लो हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर जो है वो लो हो गया। और जब लो प्रेशर होगा, तब आप समझ लो कि अब जो है मानसून आ सकता है, पानी बरस सकता है। ये एक नियम होता है कि जब लो प्रेशर होता है, तब पानी बरसेगा। समझ रहा है, देख रहा है विनोद, टिप टिप पानी कब बरसेगा, जब BP लो होने वाला हो, ओके ठीक साहब। तो इसका मतलब ये है कि एक फैक्टर ये भी है कि तिब्बत के पठार पर गर्मी पड़ने से लो प्रेशर को हिंदी में क्या कहेंगे, निम्न दाब कहेंगे, लो प्रेशर को निम्न दाब। तो गर्मी पड़ने से निम्न दाब के क्षेत्र की उपस्थिति, निम्न दाब के क्षेत्र का विकास, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिस वजह से इंडिया का मानसून प्रभावित होता है। तिब्बत के पठार की वजह से भी इंडिया के मानसून में प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हो गए जिस वजह से इंडिया में पानी बरसता है। कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका इनसो, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो दक्षिणी दोलन। एक हो गया वही जेट स्ट्रीम वाला, कि जेट स्ट्रीम पश्चिमी वाली वेस्टर्न जेट स्ट्रीम थोड़ा ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ बढ़ी, तो भैया ये पूर्वी वाली जेट स्ट्रीम भी आ गई। ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम होता है यार, यहाँ पे पूर्वी वर्ड लिखना ही भूल गया मैं, तो नहीं किधर इसको किसका के पूर्वी लिख दो साहब, लो लीजिएगा, ये हो गया। फिर ये ITCZ, इसकी वजह से भी इंडिया में मानसून आता है। फिर ये डाइपोल्स की वजह से भी आता है, और तिब्बत के पठार पर गर्मी पड़ने से भी आ जाता है। एक रीज़न और है ऐसा यारो जिसकी वजह से इंडिया में मानसून आता है, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये इंडिया ऐसे बनता है, इस तरीके से नक्शा रहता है इंडिया का, ऐसे साउथ में। तो इंडिया के साउथ में ही एक जगह पड़ती है मेडागास्कर के नाम से, मेडागास्कर, ये अफ्रीका के में पड़ता है वैसे मेडागास्कर। इससे इंडिया के मानसून में कोरिलेशन है, एक संबंध है। क्या है, जब मेडागास्कर के पूर्व में, पूर्व मतलब ईस्ट में, ये मेडागास्कर हो गया मान लो, इसके ईस्ट में हाई प्रेशर का जब एरिया बनता है, हाई प्रेशर का एरिया, ठीक है, तो क्या होता है, इससे भी इंडिया का मानसून इफेक्ट पड़ता है। अब ये इंडिया में तो है नहीं, ये तो मेडागास्कर इंडिया के बाहर है। तो अगर यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंडिया में जो है पानी टन टन करके बरस जाता है। समझ रहे हो?
जब जैसे ये यहाँ पर ये बात थी कि तिब्बत के पठार में जब लो प्रेशर होगा तब पानी टन 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 करके बरस आएगा, लेकिन मेडागास्कर में जब प्रेशर हाई हो जाएगा तब भी इंडिया में टन 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 करके पानी बरस जाता है। ये दोनों तीनों चीज़ें आपको मैंने सारी समझा दी। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन दे देंगे इनसो, जेट स्ट्रीम, ITCZ, मेडागास्कर में उच्च दाब। तो इसका मतलब ये सारे जो मैंने आपको बताए वो सभी के सभी इंडिया के मानसून को प्रभावित करते हैं। मेडागास्कर का हाई प्रेशर भी इंडिया के मानसून को प्रभावित करता है। तो लिख लो साहब ये कथा भी कि मेडागास्कर के पूर्व में, पूर्व मतलब ईस्ट में, मेडागास्कर के पूर्व मतलब ईस्ट में, ईस्ट में उच्च वायु दाब यानी हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाई प्रेशर। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी मीडियम वाले भी छोरे छोरियाँ देख रहे हैं तो नेक थोड़ा समझते रहें कि हाई प्रेशर पड़ेगा के कारण इंडिया, ठीक है, के कारण मानसून का विकास हो जाता है, बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या यहाँ ये लिख दो कि हाई, इसका विकास, ये एक पूरे फैक्टर ही तो हैं, हाई प्रेशर का विकास। जब हाई प्रेशर वहाँ मेडागास्कर के ईस्ट में बन जाएगा तो इंडिया में बेहतर टन 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 करके बारिश होगी। ओके, तो सारे के सारे आपने ये फैक्टर्स समझ लिए। एक हो गया एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एक है आपका जेट स्ट्रीम, एक है ITCZ, एक है इंडियन ओशन डाइपोल, एक है तिब्बत का पठार और एक है मेडागास्कर में हाई प्रेशर। तिब्बत के पठार में लो प्रेशर है। तो ये आपने सब समझ लिया किन किन वजह से इंडिया का मानसून इफेक्टेड होता है। अब देखो कुछ एक स्पेशल आपको चीज़ें समझानी है जो, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है टॉपिक, तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं वो भी आपको बता दूं मैं। जैसे जो गर्मी का टाइम चलता है, समर जो चलती हैं, उसमें कुछ तूफान आते हैं स्पेशल। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्पेशल तूफान आते हैं, लोकल में उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो स्थानीय तूफान कहा जाता है उन्हें, लोकल में क्योंकि उन तूफानों का अलग नाम है। जैसे अपने यहाँ पर लू कहते हैं, लू चल रही है साहब, यानी गर्म हवा चल रही है। तो ऐसे ही पश्चिम बंगाल में कुछ अलग नाम है, ऐसे सबके अलग अलग नाम है। तो पहला तो आप देखो लू, पहली तो लू ही समझ लो साहब। लू क्या हो गई, तो ये नॉर्थ इंडिया में है, उत्तरी भारत में है। अपन लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो ये नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में ये गर्म हवाएं होती हैं जिससे धुआं निकलता है लोगों का। तो गर्म मतलब शुष्क, ड्राई, एकदम ड्राई होती हैं ये, ठीक है। तो गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं जिसको नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है लू, ठीक है साहब। ऐसे ही एक और हवा कहते हैं, उसको कहते हैं काल बैसाखी, काल बैसाखी। ये भी साहब काल बैसाखी हवाएं हैं, लेकिन कहाँ चलती हैं ये, तो ये ज़्यादातर चलती हैं पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है असम, तो असम में भी इसको लोकली काल बैसाखी ही कहा जाता है। ये भी हवाएं होती हैं साहब, बहुत तेज़ हवाएं होती हैं। तो आपने ये भी समझ लिया कि काल बैसाखी हवाएं कहाँ चलती हैं, ये चलती हैं पश्चिम बंगाल और असम में। अब जो असम में देखो लैंग्वेज है वो असमी की लैंग्वेज चलती है, मतलब लोकल लैंग्वेज वो अलग है ना, असम वाली लैंग्वेज हम और आप तो बोल नहीं पाएंगे। तो इसको असम में एक अलग नाम से भी जाना जाता है, इसी काल बैसाखी को, उसको कहते हैं बोडोई चिल्ला। बोडोई चिल्ला, चिल्ला चिल्ला के ये हवा निकाल देती हैं पवनें। जब ये हवाएं चलेंगी ना तो धुआं निकल जाएगा, इतना चिल्ला चिल्ला के लोगों का धुआं निकल जाता है। तो बोडोई चिल्ला इसका लोकल नाम है, इंग्लिश में भी यही कहते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज है वहाँ की। असम में क्या नाम है इसका, बोडोई चिल्ला। अब ये काल बैसाखी कैसी हवाएं हैं, ये कैसी हवाएं हैं, जैसे लू हैं ये तो गर्म हवाएं हैं, ऐसे काल बैसाखी कैसी हैं, तो ये तूफान, ऐसा तूफान है जिससे खूब सारी वर्षा होगी। तो ये वर्षा युक्त हवाएं हैं, वर्षा युक्त पवनें हैं, वर्षा युक्त हवाएं हैं जिससे खूब बारिश होती है, खूब ज़्यादा, ठीक है। और लेकिन ये बारिश कई चीज़ों के लिए फ़ायदा भी करती है। जैसे पश्चिमी विक्षोभ के बारे में मैंने बताया था, जो पश्चिमी विक्षोभ है, देखो ये मैंने बताया था कि ये पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसल में फ़ायदा करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर आ रही है, तबाही आ रही है, तो वो सबके लिए नुकसान करे, ये ज़रूरी नहीं है। कहाँ गया पश्चिमी विक्षोभ, देखो ये मैंने बताया था, देखो ये लिखा पश्चिमी विक्षोभ। आपको सबूत देना पड़ता है मुझे कि तुम्हारी तो खोपड़ी चलती है, सब भूल जाते हो।
ये कोई पश्चिमी विक्षोभ हेडम डली है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डली हुई है। इसमें मैंने ये देखो समझाया था आप लोगों को कि रबी की फसलों को लाभ होता है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तूफान है, खूब बड़ा तूफान आता है, लेकिन फिर भी गेहूं की फसल को तो फ़ायदा हो रहा है ना। कि ऐसे ही जब ये जो काल बैसाखी आती है, कहाँ चली गई काल बैसाखी, जब ये काल बैसाखी आती है तो इससे वैसे तो चिल्ला चिल्ला के लोगों को धुआं निकल जाता है, इतनी नुकसान भी होता है बहुत, लेकिन कुछ फ़ायदे भी होते हैं। और किसे फ़ायदा होता है, तो इससे फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा फसल को, जो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होती हैं, असम में ज़्यादा होती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में देखो चावल की फसल बहुत होती है, उसको फ़ायदा होता है। असम में चाय बहुत चलती है, इसको भी फ़ायदा होता है। पश्चिम बंगाल में पटसन खूब चलता है, इसको भी फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल चावल, पटसन और चाय की फसलों को लाभ होता है इससे, इन बारिशों से चाय की फसलों को लाभ मिलता है। ये भी आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि इस तरह से चीज़ें आ सकती हैं कि इससे नुकसान होता है इन फसलों को या फ़ायदा होता है। तो काल बैसाखी वैसे तो सब कुछ का काल कर देती हैं, ये हवाएं होती हैं, वर्षायुक्त हवाएं, पश्चिम बंगाल और असम की। असम में इसे बोडोई चिल्ला कहते हैं। चावल, पटसन और चाय को इससे फ़ायदा होता है। और देखो आगे देखो कौन कौन से तूफ़ान आते हैं साहब इंडिया में। तो एक तूफ़ान है वो है फूलों वाली बौछार। फूलों वाली बौछार, ये नाम है लोकल में, लोकल नाम इनका होता है। जैसे ये फूलों वाली बौछार कहते हैं, और ये होती है केरल में। फूलों वाली जो बौछार है वो होती है केरल में। केरल में जो पानी बरसता है वो ये वर्षायुक्त पवनें हैं, मतलब जैसे फूलों वाली बौछार हो रही है ना, तो ये भी वर्षायुक्त हवाएं हैं, वर्षायुक्त हवाएं। और लोकल लैंग्वेज में केरल में इसको फूलों वाली बौछार कहते हैं साहब। और ये भी अब आप नाम में ही देखो लिखा है कि फूलों वाली बौछार, इसका मतलब है कि इसके बरसने से, इन हवाओं के आने से फूल खिलने लगते हैं, तभी तो इसका नाम फूलों वाली बौछार हो गया। तो फूल खिलेंगे साहब, हैं फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, केरल भी हैरान है, रंग तेरा देख के है, केरल भी हैरान है साहब, क्योंकि फूलों वाली आ गई बौछार है। अरे भाई साहब, तो ये इससे क्या होता है, फूल खिलने लगते हैं। स्पेशली जो फूल खिलते हैं वो कॉफ़ी के खिलते हैं, केरल में कॉफ़ी खूब होती है, तो कहवा के फूल खिलने लगते हैं। कहवा कहते हैं कॉफ़ी को हिंदी में, तो कहवा के फूल खिलने लगते हैं साहब। ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। ओके, तो ये जो चाय कॉफ़ी टाइप की होती है ना, कॉफ़ी होती है जो, इसी को कहते हैं कहवा। तो कॉफ़ी के जो छोटे छोटे फूल होते हैं वो खिलने लगते हैं फूलों वाली बौछार से, जो केरल में आती है। एक वर्षा और है लोकल लैंग्वेज, जिसको कहते हैं मैंगो रेन, आम्र वर्षा। मैंगो होता है ना, मैंगो, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं आम, तो आम्र वर्षा। ये भी देखो साहब, जो आम्र वर्षा होती है ये भी ये केरल और कर्नाटक के एरिया में होती है। केरल कर्नाटक के एरिया में, केरल में भी होती है, बगल में कर्नाटक है तो वहाँ पर भी होती है। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है, जैसे ये देखो सारे जो मैंने तूफान बताए हैं ये ग्रीष्म ऋतु के स्थानीय तूफान है, लोकल हैं। तो जैसे जैसे समर वाली जो ऋतु होती है, जो टाइम होता है गर्मियों का, वो जैसे जैसे ख़त्म होता है वैसे वैसे बस ये आम्र वर्षा शुरू होती है केरल और कर्नाटक में। ठीक साहब, केरल और कर्नाटक में। और ये आम की खेती को फ़ायदा करती है, इसी के लिए इसका नाम मैंगो रेन है, यानी आम्र वर्षा है। आम की खेती को इससे लाभ होता है। आम जो है जल्दी पकने लगता है इससे, इसलिए ये थोड़ा सा मतलब आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। और ये भी हवाएं जो हैं वो वर्षा युक्त हैं, वर्षायुक्त हवाएं हैं। आम्र वर्षा, ये पानी बरसता है, ये जो हवाएं आती हैं ये वर्षायुक्त हवाएं हैं, तभी तो पानी बरसेगा। तो ये भी वर्षायुक्त हवाएं हो गई। ये पूरा आपने समझ लिया। आम्र वर्षा भी केरल कर्नाटक में है, मैंगो के लिए फ़ायदा होता है, तभी नाम इसका मैंगो रेन है, और इनमें भी पानी बरसता है आराम से। ये भी आपने समझा बहुत अच्छे से। ठीक साहब, अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ
कि जो आम्र वर्षा होती है साहब, ये जो मैंने आपको बताया ना, गर्मी जो है वो ख़त्म हो रही है तभी, तो ये साथ में लिख लो, क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो तुम्हें याद नहीं रहेगी कि बात मैंने बताई थी, फिर कहोगे सर बोला होगा, सर लिखाया तो नहीं था। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते, ग्रीष्म ऋतु के की समाप्ति पर लिख लो, सबसे बढ़िया, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर। ये बात भी आपको, मतलब ऐसा नहीं मैं जो बोल रहा हूँ ना वो भी बहुत सुनना बहुत ज़रूरी है, नहीं है कि मैं फालतू की बात कर रहा हूँ। जब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं तभी आम्र वर्षा होती है, और इसको केरल और कर्नाटक में ये वर्षा होती है। कर्नाटक के लोग इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, एक अन्य नाम से भी जानते हैं कर्नाटक के लोग, ठीक, उसको कहते हैं चेरी ब्लास्म, चेरी ब्लास्म। यानी आम्र वर्षा अगर पूछी जाए सिंपल, और केरल और कर्नाटक दोनों ऑप्शन में हो तो केरल मानना है आंसर सीधे सीधे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो, हालांकि ये दोनों ऑप्शन में होंगे ही नहीं किसी कीमत पे, लेकिन अगर बाई चांस ये दोनों ऑप्शन में हैं तो केरल ही मारना, क्योंकि कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म कहते हैं और केरल में इसे मैंगो रेन कहते हैं। ठीक है साहब, तो ये आम्र वर्षा तो है केरल में, और कर्नाटक में इसको चेरी ब्लास्म कहते हैं। ये बात मैंने बता दी है बहुत अच्छे से। ओके, समझ गए ना कि अगर ये दोनों ऑप्शन में होते हैं केरल और कर्नाटक तो मारना केरल, लेकिन अगर केरल में ऑप्शन में ही नहीं है और कर्नाटक ऑप्शन में है तो मार देना कर्नाटक। ये प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, प्रायोरिटी में केरल रखा जाएगा। ओके साहब, आगे देखते हैं अपन लोग। अब बस कुछ फैक्ट चल रहे हैं स्पेशल नोट करने वाले, साहब नोट कर लो, कुछ स्पेशल नोट हैं क्योंकि ये टॉपिक होने वाला है अब ख़त्म। जैसे आपने अरावली पर्वत का नाम सुना होगा, अरावली पर्वत सुना है खूब आपने नाम, अरावली पर्वत राजस्थान में है, ये राजस्थान में अरावली पर्वत का नाम सुना होगा आपने। और ऐसे ही आपने तमिलनाडु में सुना होगा। तमिलनाडु वाला तो मैं आपको करा भी चाहूँ, लेकिन अब बात चल रही है तो दोबारा करा दें कि तमिलनाडु में कोरोमंडल तट होता है। तमिलनाडु को कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वहाँ पर यही वाला तट है। तो इनमें, इन दोनों में गर्मियों में वर्षा नहीं होती। तमिलनाडु में तो सर्दी में वर्षा होती है, मैंने आपको समझाया भी है पीछे। राजस्थान में भी गर्मियों में वर्षा नहीं होती। जो दक्षिण पश्चिम मानसून अभी तक आपने समझा, जिसकी वजह से गर्मियों में बारिश होती है इंडिया में, जो अभी आपने समझा था पूरा, वो इसकी वजह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ना तो राजस्थान में वर्षा होती है और ना ही तमिलनाडु में होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये, जैसे ये मान लो बादल हैं तो ये समानांतर निकल जाते हैं। ये पहाड़ी हो गई, ये जैसे ये अरावली पहाड़ी हो गई, यहाँ से सीधे सीधे इसके पैरेलली पानी निकल गया, टक्कर नहीं हो पा रही है। और बरसात तो बेटा तभी होती है जब टक्कर होती है। हाय, पानी तभी बरसेगा जब दो बदन जो है टकराएंगे आराम में, टाएँ टाएँ, तब देखो कहाँ कहाँ से पानी निकलता है साहब। तो बारिश होने के लिए टक्कर बहुत ज़रूरी है। ये अरावली पर्वत हो गया, ये बादल हो गए, तो ये टक्कर ही नहीं हो पा रही, ये पैरेलल है, समानांतर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे ही ये कोरोमंडल तट है तमिलनाडु का, ये बारिश के बादल हैं, ये भी सीधे सीधे निकल जाते हैं समानांतर, तो ये टक्कर नहीं हो पाती। इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण इन दो जगह पानी नहीं बरसता है। ठीक है, यही कथा अब आप लिख लो। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपकी खोपड़ी में बैठ जाए। पानी तभी बरसेगा जब दो जिस्म टकराएंगे आराम से, आए 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 धुआं मचा देंगे साहब, आली आहा, ज़रा ज़रा महकता है, महकता है ये तन बदन, ये हाय हाय हाय, देखो कहीं चले तो ना गए कहीं। लौट आओ लौट आओ, चले गए हो बाबू, आ जाओ, करंट बना दिया संभव भैया ने, हैं करंट बन गया बॉडी में, मेरे हार्मोन दौड़ने लगे, बाबू आ जाओ आ जाओ। अरे तुम्हारी बहुत जल्दी करंट बनता है तुम्हारा। आगे देखो साहब, तो मैंने वही नोट लिख लो आप जो अभी बताए, बस वही लिखना है कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र और तमिलनाडु के कोरोमंडल, तमिलनाडु के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में इन दोनों में पानी नहीं बरसता है। ठीक है, तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर, मैंने बताया ना समानांतर निकल जाती हैं ये,
टक्कर टक्कर नहीं हो पाती। तो समानांतर प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना, समानांतर प्रवाह के कारण ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी वर्षा नहीं होती। ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी वर्षा नहीं होती। ये नोट में लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपके जहन में रहे कि अरावली पर्वत का क्षेत्र था और तमिलनाडु का जो कोरोमंडल वाला क्षेत्र था वो इन मानसून के समानांतर बहता है, समानांतर ये मानसून चलता है, इसलिए ये टक्कर नहीं हो पाती है, और टक्कर नहीं होती तो बेटा पानी नहीं बरसता। ये भी आपको समझा दिया मैंने। अब देखो साहब, एक और चीज़, एक नोट ये हो गया, भारत में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ बरसता है, आप बताओ। भारत में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ बरसता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पानी बरसता है? तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये तो पता होगा आपको। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये तो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, और पूरा ये मानसून आ गया। तो ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है मौसिन राम, और ये पड़ता है मेघालय में। मौसिन राम मेघालय में पड़ता है। ओके, तो ये अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ बरसता है, तो मौसिन राम पे बरसता है, मेघालय में। और ये जैसे आपने 3 पहाड़ियाँ सुनी होंगी, गारो, खासी, जयंतियाँ, करा भी चुका हूँ पिछले क्लास में, कि गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, मेघालय में हैं। तो ये जो मौसिन राम है वो इन तीनों में से कौन सी पहाड़ी में पाया जाता है, तो ये खासी पहाड़ी में है। ठीक है, तो खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, ये खासी पहाड़ी के साउथ में है, खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है मौसिन राम। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक भी पॉइंट बकवास का नहीं लिखवाता। आप सोचते हो यार ये तो सारी चीज़ें लिखवा रहे हैं यार, बहुत कंटेंट हुआ जा रहा है। भैया अगर मेहनत करोगे तो पीसीएस बनना है, आरओ बनना है, लोअर पीसीएस सेलेक्ट होना है, तो बेटे तुम्हें सब आना चाहिए। और नहीं तो तुम मान के चलो कि 2-2, 4-4 लाख लोगों में कंपटीशन है, और सीटें आएंगी 300, 400, 500, 700 आ जाएंगी, 800 आ जाएंगी। 4 लाख में से जब तुम्हें 800 में आना है ना, तो तुम्हें सब पता होना चाहिए। मेहनत इस लेवल पर रखो। हम भी जो हंसाते रहते हैं, आपको लेबर करते रहते हैं ना, तो हमने ये सब कंटेंट पढ़ा है, याद किया है, समझा है, प्रैक्टिस की है, तभी तो इतनी सारी जॉब निकली हैं। नहीं तो घंटा नहीं निकलती है हमारी। अभी क्वेश्चन यही आ जाएगा, जो प्रश्न है उनके पूछने की प्रकृति बदल गई है। प्रश्न पहले सीधे सीधे पूछते थे, विश्व का सर्वाधिक वर्षा स्थान बताओ। अब उसमें आ जाएगा स्टेटमेंट में। पीसीएस का पिछले बार पेपर देखा था आपने, 2024 वाला। अभी मान लो खतरनाक पेपर आ गया, तो उसके लिए तैयार रहो ना, तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। इसलिए हम लिखवा भी देते हैं और समझाते हैं पहले कि खांसी पहाड़ी है भैया, खांसते रहते हैं, इसलिए खांसोगे तो खूब निकलता रहता है थूक मतलब पानी बरसता रहता है, टम 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 समझ रहे हो। जब खांसी ज़्यादा होती है तो बादल जो है तो पानी बरसता रहता है, साहब बादलों में खांसी हो जाती है। तो खांसी पहाड़ी में है, ये साउथ में, मौसिन राम मेघालय। अब देखो ये तो हो गया सबसे ज़्यादा वाला स्थान। अब इंडिया में सबसे कम स्थान पे ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है इंडिया का? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है दोस्तों, विश्वास नहीं होगा आपको, लेह लद्दाख में पड़ता है ये। लेह लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में आ गया है। तो लेह इंडिया की ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे कम पानी बरसता है कि नहीं। लोग यहाँ घूमने खूब जाते हैं, लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता कि यहाँ पर पानी सबसे कम बरसता है। ये भी आपने समझ लिया। अब 2 पॉइंट और हैं बस, कि मौसम से जुड़े हुए 2 संस्थान हैं, वो भी देख लो। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये है आपका दिल्ली, नई दिल्ली में। ये मौसम से रिलेटेड है। ऐसी एक संस्थान है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि कहाँ पर है ये। तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, और ये कहाँ पर है? और ये है दोस्तों पुणे में। कहाँ है ये?
पुणे में। पूना पड़ता है महाराष्ट्र में, तो ये पुणे में है, महाराष्ट्र में। उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। ओके, एक और है बस। सो एक आज का ये पूरा, आज का क्या, ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म, फिर कल से नया टॉपिक शुरू होगा। एक और है जो ये संस्थान, उसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना केंद्र। समुद्र में कोई सूचना देनी हो कि साहब इंडिया में कब समुद्र में कोई हलचल हो जाएगी, तो उसके बारे में सूचना निकालने के लिए जो सेंटर बनाया है वो बनाया है हैदराबाद में। ओके, वो बनाया है हैदराबाद में। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। चलो एक और देख लो, वो भी इम्पोर्टेंट ही है। जो सुनामी आ जाती है उसके लिए सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर कहाँ है साहब? सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। अर्ली वार्निंग मतलब जल्दी, अर्ली माने जल्दी होता है ना, अर्ली। सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ये कहाँ पर है? ताकि सुनामी अगर आनी है तो इसका भी पता चल जाए जल्दी से जल्दी। तो ये भी हैदराबाद में ही है। काम ही खत्म साहब, दोनों के दोनों हैदराबाद में है। भाई समुद्र में ही सुनामी आती है, तो समुद्र का जब हैदराबाद में है तो समुद्र में ही सुनामी आएगी, तो सुनामी का भी हैदराबाद में ही हो गया। तो ये दोनों के दोनों, समुद्र वाला भी हैदराबाद में है और सुनामी वाला भी हैदराबाद में है। इस तरह से ये मानसून का पूरा टॉपिक की कलेश ख़त्म होती है साहब। अब अपन जल्दी से रिवाइज कर लें और आपका ये टेंशन ख़त्म। ऐसे फैक्टर्स देखे जिससे इंडिया का मानसून प्रभावित हुआ, तो एल नीनो दक्षिणी दोलन, एल नीनो सदर्न इंसुलेशन, इंसो कहते हैं, इसकी वजह से इंडिया का मानसून प्रभावित होता है। जेट स्ट्रीम्स की वजह से होता है, ITCZ की वजह से होता है, इंडियन ओशन डाइपोल यानी हिंद महासागर डाइपोल की वजह से होता है। तिब्बत के पठार पर गर्मी पड़ जाएगी तो लो प्रेशर हो जाएगा, इस वजह से इंडिया का मानसून इफेक्टेड होता है। मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर हो जाता है, इसकी वजह से इंडिया में मानसून का विकास हो जाता है, यानी प्रभावित होता है इंडिया का मानसून। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में लोकल तूफान जो आते हैं, गर्मियों की बात है ये। तो सबसे पहले गर्मी, लू देखो साहब, अपने नॉर्थ इंडिया में लू चलती है जो ड्राई होती है, हवा शुष्क होती है, गर्म होती है। काल वैसाखी हवाएं हैं, ये पश्चिम बंगाल और असम में चलती हैं। असम में इनका लोकल नाम है बोडोई चिल्ला, चिल्ला जाता है आदमी असम का। इनकी वजह से वर्षा होती है, बारिश होती है, तो वर्षायुक्त हवाएं हैं ये काल वैसाखी। चावल, पटसन और चाय की खेती को ये फ़ायदा करती हैं, चावल, पटसन और चाय की खेती को। फिर ये फूलों वाली बौछार है जो केरल में होती है, ये भी हवाएं हैं जिनसे पानी बरसता है। और ये कॉफ़ी के लिए जो है, क्योंकि नाम इनका फूल है, तो कॉफ़ी के जो फूल होते हैं उनसे वो खिलने लगते हैं फूलों वाली बौछार से। आम्र वर्षा, मैंगो रेन, इसको केरल में प्रायोरिटी पर रखा जाता है और कर्नाटक में भी होती है, लेकिन इसका नाम कर्नाटक में है चेरी ब्लाज्म। ठीक है, चेरी ब्लाज्म। और गर्मियों की ये ख़त्म होने पर यानी ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर होती हैं। आम्र लग गया शब्द मतलब आम की खेती को, आम की फसल को इससे लाभ होता है। वर्षायुक्त हवाएं होती हैं ये, ठीक साहब, आम की खेती को इससे लाभ होता है। खेती समझ रहे हो, फसल नहीं, तुम बोलो खेती और फसल अलग होती है, एक ही बात होती है भैया। आम की फसल यानी आम की खेती, वो तो एक ही चीज़ है। अब देखो मैंने आपको ये समझाया कि गर्मी वाला जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, जिससे गर्मियों में बरसात होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उस वजह से दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी नहीं बरसता, एक है अरावली और एक है तमिलनाडु का कोरोमंडल वाला एरिया। दोनों जगह पानी नहीं बरस पाता क्योंकि ये दोनों समानांतर पड़ जाते हैं, पैरेलल पड़ जाते हैं, इसलिए गर्मियों वाला जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उस वजह से यहाँ पर पानी नहीं बरस पाता। दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ बरसता है मौसिन राम में, जो कि पड़ता है मेघालय में, और ये खासी पहाड़ियों के साउथ में है। यानी अगर सिर्फ पहाड़ी पूछी जाए कि कौन सी पहाड़ी में, तो खासी पहाड़ी में। और अगर खतरनाक स्टेटमेंट आ जाए कि खासी पहाड़ी के नॉर्थ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है, तो भैया खासी पहाड़ी के ये साउथ में है। नहीं तो सीधे सीधे इतना डेप्थ में नहीं आएगा आपको, सीधे सीधे खासी पहाड़ी से ही नाम काम खत्म। सबसे कम कहाँ बरसता है पानी, तो लेह में बरसता है जो कि लद्दाख में पड़ता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसे IMD भी कहते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ये कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। जबकि ये सब ट्रॉपिकल वाला उष्णकटिबंधीय वाला मौसम विज्ञान संस्थान ये पुणे में है। कहाँ है, पुणे में है। राष्ट्रीय समुद्री सूचना देनी है तो हैदराबाद में है, और सब समुद्र की सूचना दे ही रहे हैं तो सुनामी की सूचना दे देंगे साथ में, दोनों के दोनों वो हैदराबाद में है। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए जल्दी से मुस्कुराते हुए
बताओ आप, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है प्रॉपर? ये मैंने कराया भी था और आपको पता भी होना चाहिए, रिवीजन कर रहे होगे। कमेंट बॉक्स में बताओ स्माइल के साथ। शुक्रिया।